हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करें जितने भी विद्यार्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो में आपके वो सभी प्रश्न हैं जो आपकी यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। सबसे पहला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईपीसी की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का यानी पूर्ववर्ती है। ऑप्शन आपका ये जिनेवा, ऑप्शन आपका बी वियना, ऑप्शन आपका सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन आपका डी वॉशिंगटन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका यानी बी कौन सा, वियना। इंटरनेशनल पुलिस कमीशन आईपीसी की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का यानी क्या है, पूर्ववर्ती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो वियना है। आपको बता दें कि इस संगठन को 1956 ईस्वी में, कब, 1956 ईस्वी में, यानी 1956 ईस्वी से इंटरपोल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? इंटर इंटरपोल के नाम से जाना गया। यानी क्या है कि जैसे इंटरपोल का यानी जो पुराना नाम है, जब यानी स्थापना हुई थी तब इसे बोलते थे वियना। क्या बोलते थे? वियना। अब इसका यानी क्या नाम हो गया 1900 यानी 56 से, तो आपका इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का के संगठन का सदस्य है? ऑप्शन आपका ए ब्राजील, ऑप्शन आपका बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन आपका सी भारत, ऑप्शन आपका डी जापान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा लोकतांत्रिक यानी गणराज्य। क्या? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सही होगा। ऑप्शन आपका बी। और आपको बता दें ये यानी जो ओपेक है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन का यानी सदस्य है। तो कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपको बता दें कि जो ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई। और आपको बता दें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद आपको बता दें कि इसका जो मुख्यालय वो आपका यूना कहाँ पर है, यानी जो वियना है वहाँ पर यानी ऑस्ट्रिया में ये है। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें यानी वर्तमान में कितने देश थे? तो आपके यानी 12 सदस्य देश है। कितने थे? यानी 12 सदस्य देश थे। जो यानी कौन कौन से? तो आपको बता दें पहला आपका कौन सा है? तो पहला आपका है अल्जीरिया। अल्जीरिया। उसके अलावा कौन सा? अल्जीरिया के अलावा आपका है कांगो। कांगो के अलावा कौन सा है? तो इक्वेटोरियल गिनी, यानी एक तरह से गिनी, आप ध्यान रखिए गिनी, यानी इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद आपका गैबोन। गैबोन के अलावा और कौन सा है? तो आपका लीबिया। और लीबिया के अलावा कौन सा है? तो लीबिया के अलावा है नाइजीरिया। नाइजीरिया के अलावा कौन सा है? तो नाइजीरिया के अलावा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। उसके अलावा कौन सा है? तो उसके अलावा आपका यानी जो अंगोला वो 1 जनवरी 2024 से यानी अपनी सदस्यता उसने क्या ले ली? वापस ले ली। कब? 1 जनवरी 2024 से किसने? तो अंगोला ने क्या कर लिया? यानी अपनी सदस्यता को वापस ले लिया। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। कब? तो 2024 में। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आगे देखने से पहले कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को यानी हुई थी। ऑप्शन आपका ए 15 नवंबर 1947, ऑप्शन आपका बी 28 जून 1919, ऑप्शन आपका सी 14 दिसंबर 1946, ऑप्शन आपका डी 14 दिसंबर 1945। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बी 28 जून 1919 को। कब? 28 जून 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है ILO। क्या बोला जाता है? ILO के नाम से इसे जाना जाता है। और आपको बता दें कि स्थापना कब हुई थी इसकी, तो आपकी 28 जून 1919 को हुई थी। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके यानी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक यानी में शामिल है। ऑप्शन आपका ए WTO, ऑप्शन आपका बी IBRD, ऑप्शन आपका सी गेट, ऑप्शन आपका डी IMF। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी विश्व बैंक में क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी IBRD। विश्व बैंक में क्या शामिल है? तो IBRD शामिल है। आपको बता दें IBRD है क्या? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है आपका? एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इसका नाम है। और आपको बता दें कि ये IBRD है, ये विश्व बैंक का एक संगठन है, और इसकी यानी स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। तो ये अपने आप में काफी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व बैंक एक यानी क्या है? संगठन है, और इसकी यानी स्थापना कब हुई? तो आपकी 1944 में विश्व बैंक की हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है ये? वॉशिंगटन DC में है। तो आप इसे अच्छे से जरूर ध्यान रखें, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। जिससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको सबसे पहले यानी क्या मिल जाएगी? नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप जरूर यानी सब्सक्राइब कर लें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रथम फिल्म अभिनेता या निर्माता कौन थे? ऑप्शन आपका ए SS वासन, ऑप्शन आपका बी V शांताराम, ऑप्शन आपका सी धुंधराज गोविंद फाल्के, ऑप्शन आपका डी अदेन सिंह ईरानी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी धुंधराज गोविंद फाल्के। भारत के प्रथम फिल्म जो निर्माता थे वो कौन थे? तो धुंधराज गोविंद फाल्के थे। और आपको बता दें इन्हें यानी भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो ये यानी धुंधराज यानी गोविंद फाल्के को। और आपको बता दी कि इनकी ये जो फिल्म थी वो 1913 में पहली फिल्म थी, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र था। किसकी फिल्म थी ये? धुंधराज गोविंद फाल्के की थी। और ये एक मूक फिल्म रिलीज हुई।
किस प्रकार की, यानी मूक फिल्म जिसमें मतलब क्या था कि कोई आवाज वगैरह नहीं थी, और ये अपने आप में काफी यानी महत्वपूर्ण जानकारी। साथ के साथ आपको बता दें कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो दादा साहब फाल्के के नाम से। किसकी फिल्म, यानी किसके नाम से, दादा साहब फाल्के के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आपको बता दें जो दादा साहब फाल्के है वो यानी भारतीय सिनेमा के जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ऑप्शन आपका ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन आपका बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन आपका सी दीपिका राठौड़, ऑप्शन आपका डी शिवांगी पाठक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी शिवांगी पाठक। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो शिवांगी पाठक हैं। और आपको बता दें कि इनकी जो उम्र है वो आपकी कितनी, तो 16 साल। साथ के साथ आपको बता दें ये किस राज्य की, तो हरियाणा की। किसकी, ये हरियाणा की। साथ के साथ और भी जैसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि इन्होंने यानी किस पर चढ़ाई की थी, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर। किस पर की, यानी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, कितनी उम्र में, 16 साल की उम्र में। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। इन्होंने कब चढ़ाई की, 16 साल की उम्र में, कहाँ की है, तो हरियाणा की है। प्रश्न नंबर 7, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली यानी महिला थी। ऑप्शन आपका ए एक भारतीय, ऑप्शन आपका बी एक ब्रिटिश, ऑप्शन आपका सी एक फ्रांसीसी, ऑप्शन आपका डी एक अमेरिकी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी एक अमेरिकी। एक अमेरिकी महिला थी जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया था, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था गर्ट गर्ट रुड गर्ट रुड कैरोलीन। क्या नाम था, गर्ट रुड कैरोलीन यानी नाम था। और आपको बता दें ये अमेरिकी तैराक थी। क्या थी ये, अमेरिकी तैराक थी। और आपको बता दें ये जो इंग्लिश चैनल है, क्या है, इंग्लिश चैनल, ये किसी के से अलग करता है, तो ये ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से, किससे, उत्तरी फ्रांस से ये क्या करता है, अलग करता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह पहली यानी भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? ऑप्शन आपका ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन आपका बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन आपका सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका डी मीराबाई चानू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका यानी क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका कौन होगा, डी मीराबाई। किसकी, यानी मीराबाई की जो छवि थी वो 15 अगस्त 1947 के बाद टिकट पर मुद्रित की गई। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये कि यानी भारतीय टिकट पर ये मुद्रित की गई। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। क्या थी ये, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख ये कवि थी। और आपको बता दें कि इनकी यानी जो कविताएं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरी टीस दिखती है। क्या दिखती है, यानी इनकी कविताओं में क्या दिखती है कि स्त्री पराधीनता के प्रति यानी इनकी टीस दिखती है। साथ के साथ आपको बता दें कि इनके कुछ जैसे महत्वपूर्ण यानी रचना जो मतलब इन्होंने लिखी, जिसमें आपकी रचना कौन सी है, तो नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। उसके अलावा और कौन सी, राग गोविंद, राग गोविंद। उसके अलावा कौन सी, राग सोरठ, राग सोरठ। उसके अलावा और कौन सी, और उसके अलावा गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। ये सभी क्या इनकी यानी प्रमुख क्या है, तो इनकी प्रमुख रचना थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 9। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए निम्नलिखित नामित होने वाली पहली भारतीय महिला यानी कौन है? ऑप्शन ए अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन बी चंदा कोचर, ऑप्शन आपका सी नीता अंबानी, ऑप्शन आपका डी मिताली राज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय यानी ओलंपिक समिति में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका यानी प्रश्न का उत्तर सही होगा, वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी नीता अंबानी। कौन? नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी। और ये कब? तो ये आपका 2016 में। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में ये सदस्य बनी। साथ के साथ आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यानी ओलंपिक की जो समिति है उसमें केवल यानी कितने, तो यानी 129वें सम्मेलन में इनका यानी क्या किया गया? चुनाव किया गया। कौन से सम्मेलन में? 129वें सम्मेलन। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए नफीसा, ऑप्शन बी बुला चौधरी, ऑप्शन सी आरती शाह, ऑप्शन डी जेके सिकंदर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका सी आरती शाह। कौन? आरती शाह ने सितंबर 1959 में। कब? सितंबर 1959 में। सितंबर 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बनी। साथ के साथ आपको बता दें ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की प्रथम महिला थी। ये एशिया की, कहाँ की? एशिया की प्रथम महिला यानी बनी। साथ के साथ आपको बता दें ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न का जरूर ध्यान रखें। ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने का चांस रहेगा, तो आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि जैसे कि आप यानी जो वीडियो ये देख रहे हैं इसमें जैसे आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसे आप कमेंट कर दिया करें, और जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा वो अपनी नोटबुक में प्रश्न लिखने के साथ साथ उसकी जो हम ये साइड से डिटेल बताते हैं वो भी नीचे लिख लें, जिससे क्या है कि आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। माउंट एवरेस्ट पर तय करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। ऑप्शन ए अंशु जमशेंपा, ऑप्शन बी अर्णमा सिन्हा, ऑप्शन सी अंशु सिन्हा, ऑप्शन डी पूर्णा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। वो आपका क्या सही होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो बी अर्णमा सिन्हा। कौन? अर्णमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। कौन है? यानी पहली भारतीय दिव्यांग है। कौन? तो अर्णमा सिन्हा, जिन्होंने यानी कब? तो 2013 में। कब? 2013 में फतेह करने वाली दुनिया की पहली यानी दिव्यांग महिला बनी। दुनिया की यानी विश्व की पहली दिव्यांग महिला बनी। कौन? अर्णमा सिन्हा, जिन्होंने कब? तो 2013 में यानी एवरेस्ट पर फतेह की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन ए दीपिका राठौर, ऑप्शन बी अंशु जैमसिम्पा, ऑप्शन सी सुहेल शर्मा, ऑप्शन डी मधुसूदन पाटीदार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा बी अंशु जैमसिम्पा। अंशु जैमसिम्पा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यानी 4 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ के साथ आपको बता दें ये किस राज्य की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? ये अरुणाचल प्रदेश की है। और आपको बता दें कि ये मतलब जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तेनजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड भी जीतने के लिए इन्हें चुना गया। और इन्होंने कब कब जैसे चढ़ाई की तो आपको बता दें आपकी इन चढ़ाई की तो आपकी 2011 में। कब? 2011 में की। और आपको बता दें कि इन्होंने यानी वो भी कितने बार? तो 2 बार की।
कितनी बार? 2 बार की इन्होंने। कब? तो आपकी 2011 में और आपकी 2013 में की और उसके बाद इन्होंने 2017 में की। तो कितनी बार की? 4 बार, 2 बार 2011 में और 2013 और 17 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी जुंको तेबई, ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका सी जुको तेबई। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो तेबई थी। आपको बता दें कि जो जुको तेबई एक जापानी पर्वतारोही थी। क्या थी? जापानी पर्वतारोही थी। आपको बता दें कि ये क्या थी? यानी जापानी यानी पर्वतारोही थी। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली यानी पहली महिला थी और सातों द्वीपों को सबसे ऊंची चोटी पर ये फतेह करने वाली पहली महिला थी। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी जरूरी जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो बछेंद्री पाल थी, कौन थी? यानी बछेंद्री पाल यानी पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला थी जो मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लेकिन विश्व में बात की जाए तो जापानी पर्वतारोही जिनका नाम था जुको तेबई, ये पहली यानी महिला थी जो मतलब कहाँ पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न आपका 14। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए रेबेका ली क्लम्पर, ऑप्शन बी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन आपका यानी सी एलिजाबेथ बैकवेल, ऑप्शन आपका डी की यानी ओकामी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो शी एलिजाबेथ बैकवेल। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ बैकवेल थी। एलिजाबेथ बैकवेल यानी यानी कौन से मेडिकल स्कूल से करने वाली पहली यानी ये महिला थी। और ये यानी कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ यानी क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी ये डिग्री प्राप्त करने वाली थी। और साथ के साथ जनरल मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रार बनने वाली प्रथम महिला थी। क्या थी? यानी मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रार वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन ए दीनगिरी बंदा विजेतुंगे, ऑप्शन बी श्रीमोवा भंडारनायके, ऑप्शन सी राणा सिंधे प्रेमदासा, ऑप्शन डी चंद्रिका कुमार तुंगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो आपका होगा बी श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका की पहली क्या थी? तो ये पहली प्रधानमंत्री थी। और आपको बता दें कि इनका जो यानी कार्यकाल था वो कब से कब तक था। और ये साथ के साथ आपको बता दें ये 3 बार बनी। 3 बार ये बनी 1960 से 65। फिर उसके बाद यानी ये आपकी 1977 से 77
उसके बाद आपको बता दें तो उसके बाद ये 1994 से कब तक, तो 2000 यानी मृत्यु पर्यंत तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की बाव के यानी नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सरस्वती। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी सरस्वती। कौन सी? यानी सरस्वती नदी के ये यानी किनारे है रानी की बाव। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें इसके चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट पर, किस पर? 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। और ये 2014 में, कब? 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे ध्यान रखें। यदि आपसे ये पूछा जाए, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जो 100 रुपए पर रानी की बाव की जो चित्र बना हुआ है ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस नदी पर है? तो आपका यानी सरस्वती नदी पर है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन आपका सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन आपका डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में स्वराज द्वीप यानी है। और आपको बता दें कि जो स्वराज द्वीप है जिसे पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? हैवलॉक द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो आपका पहले किस नाम से जाना जाता था? हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपका ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी कोझिकोड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका डी कोझिकोड। क्या? कोझिकोड यूनेस्को साहित्य में यानी शामिल एक क्या है? तो यूनेस्को यानी साहित्य में शामिल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तो आप इसे ध्यान रखें। आपको बता दें ये केरल के यानी केरल में है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है। साथ के साथ आपको बता दें ये कोझिकोड शहर किसके लिए? तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए मुंबई, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यानी बिल्डिंग स्थित है। और आपको बता दें कि जो ये बिल्डिंग स्थित है ये एक प्रमुख रोमन कैथोलिक बेसिलिका है, जो कहाँ पर है आपकी? ये गोवा में स्थित है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये बेसिलिका का निर्माण हुआ ये आपका कब हुआ? तो 1594 में हुआ। कब हुआ? 1594 में। और ये किसके शासन काल में? तो पुर्तगाली के शासन काल में। किसके? यानी पुर्तगाली उपनिवेश काल के दौरान ये हुआ। कब? यानी पुर्तगाली उपनिवेश के दौरान इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। और आपको बता दें जो ये एक क्या है? तो ये अपने आप में काफी यानी फेमस है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसे 1986 में, कब? 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब? तो 1986 में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत के प्रसिद्ध काली मंदिर में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध काली मंदिर से एक काली घाट यानी है, और ये किस राज्य में? आपके पश्चिम बंगाल में। साथ के साथ आपको बता दें कि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कितने? 51 शक्तिपीठों में से क्या है? एक है, और हिंदी यानी हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। किसको? हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। आप इसे यानी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जो काली माता का सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, दुनिया के सबसे यानी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी मिस्र में, ऑप्शन डी तुर्की में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी मिस्र में। मिस्र में राजाओं की घाटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजाओं घाटी कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है, और ये यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक है, और ये है कहाँ पर? तो ये आपका मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी बोधगया। यानी बोधगया में कुंभ धार्मिक मेला का स्थान नहीं है। आपको बता दें हरिद्वार में है। कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में है। उसके बाद आपका उज्जैन में है, और इलाहाबाद में भी है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये एक बार में कुंभ यानी आपका आता है, तो आपका यानी कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष। कितने? यानी 12 वर्ष में ये यानी एक जगह पर कुंभ आता है, और ये 4 यानी तीर्थ स्थानों पर ये होता है आपका। एक जगह और यानी ऑप्शन में नहीं है, वो आपका नासिक नहीं है, यहाँ पर भी आपका ये होता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि यदि अर्ध कुंभ की बात की जाए, अर्ध कुंभ की, तो अर्ध कुंभ आपका 6 वर्ष में आता है। कब आता है? 6 वर्ष में आता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो आपकी यानी प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह है वो यानी कहाँ पर है और इन किस शहर में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए मुंबई में। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह यानी कहाँ पर है? तो आपकी मुंबई में है। और आपको बता दें कि जो ये यानी अली शाह बुखारी का स्मारक है, क्या ये? हाजी अली शाह बुखारी का क्या है? स्मारक है, जो दक्षिणी मुंबई के बरली के तट पर यानी एक टापू पर स्थित है। कहाँ पर? यानी बरली के तट पर एक टापू पर स्थित है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी यानी मेघालय में। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में है?
तो आपका मेघालय में है। और आपको बता दें कि जो ये यानी कहाँ पर, तो मेघालय शिलांग, मेघालय शिलांग में स्थित है। पुराने गिरजाघरों में से ये एक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ ये गौथिक गौथिक शैली, गौथिक स्थापत्य शैली, यानी गौथिक स्थापत्य शैली से ये बना है। और ये आपका चर्च शिलांग के सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी आइजोल में, ऑप्शन सी ईटानगर में, ऑप्शन डी कोहिमा में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए गुवाहाटी में। कहाँ पर? ये यानी गुवाहाटी में स्थित है क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो आपका गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी किस राज्य में? तो ये असम में है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी गुवाहाटी है, इसमें जैसे प्रमुख यानी चर्च हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक आपका सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च और सेंट फ्रांसिस डे चर्च। कौन कौन से? सेंट जोसेफ जोसेफ सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल चर्च। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका है सेंट फ्रांसिस डी सेल्स चर्च। कौन सा? सेंट फ्रांसिस डी सेल्स चर्च। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका यानी प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को भारत के यानी भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को यानी श्रद्धांजलि देते हैं। ऑप्शन ए इंडिया गेट पर, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी अमर जवान ज्योति, ऑप्शन डी विजय घाट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी राजघाट पर। कहाँ पर? राजघाट पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री यानी क्या देते हैं? श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को देते हैं। और आपको बता दें ये राजघाट है कहाँ पर? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दें ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। क्या है ये? यानी समाधि स्थल है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को यानी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री जी आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए माउंट ताबोर, ऑप्शन बी बैतलहम, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी बाई जांटेयम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान यानी ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका सही होगा यानी बी बैथलहम, यानी बैथलहम में यानी किसका? ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जो ये बैथलहम है ये यरूशलेम से कहाँ से? यरूशलेम यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 10 किमी यानी स्थित है। और आपको बता दें यहाँ विशेष गुफा जिस पर पहला चर्च बनाया गया था, यहाँ पर एक यानी विशेष गुफा जिसमें क्या बनाया गया? पहला चर्च बनाया गया, जो पारंपरिक रूप से ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? पारंपरिक रूप से ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसल का चर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा तमिलनाडु में।
सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसल का कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में ये चर्च है। और आपको बता दें कि ये जो तमिलनाडु में है, ये 16वीं शताब्दी में यानी पुर्तगाली खोजकर्ता यानी सेंट थॉमस की कब्र पर बनाया गया। किसकी पर? सेंट थॉमस की कब्र पर ये बनाया गया। और आपको बता दें कि ये यानी ये मतलब यूशु के 12 प्रेरितों में से एक था और 1896 में इसे अंग्रेजों द्वारा फिर से बनाया गया। कब? यानी 1896 में इसे मतलब क्या किया गया, यानी दोबारा बनाया गया। और ये मतलब 16वीं शताब्दी में पहली बार बना था। कब बना था? 16वीं शताब्दी में, लेकिन 1896 में इसको फिर यानी मरम्मत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो पार्श्वनाथ मंदिर यानी पार्श्वनाथ मंदिर ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में यानी खजुराहो जिला छतरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये छतरपुर में स्थित है। और आपको बता दें इसका निर्माण चंदेल यानी शासकों द्वारा कराया गया। कब से? इन 10वीं से शताब्दी से 10वीं से 12वीं तक। कब तक? 10वीं से 12वीं तक इसका निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूएसए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यूएसए में। यूएसए में ये नेशनल पार्क है। आपको बता दें यह पार्क यानी अमेरिका का ही नहीं बल्कि विश्व का, कहाँ का? विश्व का यानी पहला यानी नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 मार्च 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये करीब 8,983 वर्ग यानी किलोमीटर में, कितना? 8,983 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये आपको बता दें कि 1978 में, कब? 1978 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 31। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को काला पानी का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी केरल का प्रवाही जल, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी अंडमान द्वीप। निम्नलिखित में से किसी काला पानी को नाम से जाना जाता है? तो अंडमान द्वीप को नाम यानी जाना जाता है। और आपको बता दें कि अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। किसे? सेल्यूलर जेल को किस नाम से? काला पानी के नाम से इसे जाना जाता है। इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश काल में किया गया था। कब किया गया? यानी ब्रिटिश काल में इसमें किया गया था जहां पर कैदियों को रखा जाता था। और आपको बता दें कि इस जेल को 1969 में, कब? 1969 में इसे यानी राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। किसमें तब्दील कर दिया गया? राष्ट्रीय स्मारक में इसे क्या कर दिया गया? तब्दील कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 32। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस इस पर स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी रायसेना रोड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा लाल किला। किस पर? यानी ऑप्शन आपका सी लाल किला पर सही होगा। इन लाल किला पर यानी फहराया जाता है साल भर में जो आपका यानी साल में आपका जो यानी स्वतंत्रता दिवस आता है तब प्रधानमंत्री लाल किले पर यानी क्या फहराते हैं? तो ध्वज को फहराते हैं। ये आपको बता दें ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार
पूछा गया प्रश्न है, किस तरह का, कई बार पूछा गया यानी आपका प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, फ्लोवियन एम्फी थिएटर के रूप में जाने वाला कोलेशियम में यानी स्थित है। ऑप्शन ए यानी वेनिस, ऑप्शन बी मिलान, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका रोम, यानी कौन सा? सी ऑप्शन रोम सही होगा। रोम में फ्लियोबियन एंड एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोशियम यानी स्थित है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी रोम में ये स्थित है, ये इमारत यानी रोम की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का ये क्या है? एक नमूना है। क्या ये नमूना? और आपको बता दें इसका निर्माण कब हुआ? तो 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी से 82 ईस्वी में। कब? 72 ईस्वी से 82 ईस्वी में यानी ये हुआ। और आपको बता दें इसमें लगभग 50 या लोग एक साथ बैठकर जंगली जानवर और गुलामों के बीच खूनी लड़ाइयों को खेल देखते थे। यानी ये अपने आप में बहुत ही पुराना यानी पुरानी घटनाओं पर घटित ये आपकी यानी बिल्डिंग है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 34, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में, इसमें न्यूयॉर्क में है। और आपको बता दें कि जो ये न्यूयॉर्क में है और ये एक विशाल मूर्ति है, और ये तांबे की, यह मूर्ति किसकी? तांबे की है। ये तांबे की मूर्ति है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो 151 ये फुट यानी लंबी है। कितनी है? 151 फुट ये लंबी है। और आपको बता दें ये अपने आप में काफी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये अपने आप में यानी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में लिखते जाए। जो जो भी अभ्यर्थी यानी जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखते जाएं, क्योंकि ये आपके बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन्हें लिखते जाएंगे तो आसानी से अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये आप जब भी यानी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्नों को आप अपनी यानी प्रॉपर नोटबुक में भी लिख लेंगे, तो आप तभी एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, कैगा जेनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा में स्थित है। ऑप्शन आपका ए कर्नाटक, ऑप्शन आपका बी ओडिशा, ऑप्शन आपका सी बिहार, ऑप्शन आपका डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। कहाँ पर है ये? तो आपका ये यानी जो कैगा परमाणु है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। और आपको बता दें कि ये जो यानी आपका ये जो कैगा परमाणु है ये आपका कर्नाटक के यानी उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? कैगा नामक स्थान पर है। और आपको बता दें ये किस नदी पर है? तो काली नदी पर है। किस नदी पर है? काली नदी पर है। और ये यानी सन 2000 से, कब से? सन 2000 से ये कार्यरत है। और ये आपको बता दें ये कई बार और यानी ये मानो एक तरह से आपका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे यानी उत्तर प्रदेश का नरोरा, क्या यानी नरोरा जो आपका बुलंदशहर में है, वैसे ही ये भी अपने आप में काफी फेमस है। जो आपका कैगा है ये भी आपका बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 36, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। ऑप्शन आपका ए शिरडी, ऑप्शन आपका बी सोमनाथ, ऑप्शन आपका सी राजगीर, ऑप्शन आपका डी कुशीनगर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका ये शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एक धार्मिक शहर है। तो कौन सा है? तो शिरडी है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें ये है कहाँ पर? तो ये अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिले में ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। इससे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37,
तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मिजोरम में। इस प्रश्न का उत्तर होता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तवांग मठ आपका यानी कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ मठ स्थित है। और आपको बता दें, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। क्या ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है? क्या ये भारत का सबसे बड़ा ये बौद्ध मठ है? और यह बता दें आपको, यह जो मठ, ये मठ है वो तवांग नदी की घाटी में है। कहाँ पर है ये? तवांग नदी की ये घाटी में है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तो तवांग। आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि इसे 1600 यानी 80 में 1680 में मेराक लामा यानी लोद्रेग्रास्तो ने बनवाया। किसने बनवाया? तो आपका मेराक लामा। क्या नाम था उनका? मेराक लामा। मेराक लामा लोद्रेग्रायस्तो। कौन? लोद्रे ग्यायस्तो ने इसे बनवाया। कब? 1680 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? ऑप्शन ए एथेंस में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी बर्लिन में, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पीटर स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो आपका पीटर स्क्वायर आपका कहाँ पर स्थित है? पीटर स्क्वायर आपका यानी ऑप्शन आपका डी वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। और आपको बता दें, जो वेटिकन सिटी है ये यूरोप महाद्वीप में यानी कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश है ये। क्या है? विश्व का ये सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी ही इसकी क्या है? राजधानी है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की यानी नियोजित शहर है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन उत्तर है वो आपका है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। और आपको बता दें कि ये चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको बता दें कि ये जो चंडीगढ़ है जो दो यानी भारतीय राज्यों की राजधानी भी है। किस किस की? पंजाब की और हरियाणा की। किसकी? पंजाब और हरियाणा की ये क्या है? यानी राजधानी है। और आपको बता दें कि इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। यानी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्या यानी जो चंडीगढ़ है इसके नाम का क्या अर्थ है? चंडी का किला। चंडी का किला। आपको बता दें ये आपका जो ये वाला पॉइंट अभी हमने बताया चंडीगढ़ का यानी अर्थ क्या है? चंडी का किला। ये आपका एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपने कहीं भी पहले नहीं सुना होगा आज के यानी पहले। तो ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें। और आपको बता दें यह हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? कि आपका चंडीगढ़ में यानी एक देवी का मंदिर है जो मंदिर दुर्गा या चंडिका देवी का मंदिर है, इसके कारण इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो कौन? ली कार्बूजियर। कौन? ली कार्बूजियर। क्या है इसके? तो ये इसके वास्तुकार। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपका पूछने वाला प्रश्न है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क यानी कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी कंबोडिया में, ऑप्शन सी फिर म्यांमार में, ऑप्शन डी नेपाल में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप यानी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है वो आपका ऑप्शन आपका भी कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? कंबोडिया में स्थित है। और आपको बता दें कि ये आपके यानी बता दें कि ये जो एंकोर आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है वो आपका यानी कंबोडिया में स्थित है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि साथ के साथ आपको बता दें, यदि आपके जैसे भारत का पहला, यदि आपका ये पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको जो उत्तर देना है वो आपका देना है हैली नेशनल पार्क। कौन सा? हैली नेशनल, कौन सा? हैली नेशनल पार्क था, जिसे यानी अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट के नाम से इसे जाना जाता है। और इस ये कब निर्मित हुआ था हैली नेशनल पार्क? तो 1936 में। कब? यानी 1936 में ये निर्मित हुआ। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका यानी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। जो यानी सबसे पहला क्या? तो सबसे पहला यानी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? यानी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये पूछा जाता है कि आपका जो जिम कॉर्बेट है ये मतलब आपका यानी इसका पुराना नाम क्या है? साथ के साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो हैली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यानी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ आपको बता दें कि ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लें और अपनी तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ करें, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी मात्रा में फॉर्म पड़े गए हैं। काफ़ी यानी इस वैकेंसी में आपके फॉर्म पड़े गए हैं। कार्ड क्या है? इसमें आयु काफ़ी यानी आपकी ली गई, इसलिए इसमें काफ़ी फॉर्म पड़े गए। दूसरी बात ये है कि ये जो जॉब है ये आपकी जिलेवार जॉब है। तो अभ्यर्थियों को काफ़ी यानी इसमें अच्छा लगा है। और उसके अलावा इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे अभ्यर्थियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें फॉर्म भरा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें, क्योंकि ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी अभ्यर्थी जो मतलब यूपी होमगार्ड में फॉर्म भरे हैं उन्हें सबको हम बार बार बताएंगे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दें यदि अभी तक नहीं की है। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो आपका ये एग्जाम है इसमें काफ़ी मात्रा में यानी कंपटीशन है। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो इससे क्या है कि आपका यानी स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा यानी आपका चांस बनेगा। इसलिए आप अभी तक यदि नहीं जुड़े अपने इस यूट्यूब चैनल से तो जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा यानी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए, तो वो जब ही संभव होगा जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। और यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपके एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत अच्छे स्तर का है। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके फॉर्म भरे गए हैं और अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा यानी मेहनत कर रहे हैं। ये ना सोचें कि केवल हम मेहनत कर रहे हैं तो और अभ्यर्थी नहीं कर रहे, और भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी जो ये स्पेशल क्लास है इसका जो समय वो आपका रोजाना 5 बजे शाम का है। यानी शाम 5 बजे ये आपकी रोजाना क्लास अपलोड की जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपनी शाम को रोजाना 5 बजे ये अपनी क्लास रोजाना देखें। साथ के साथ अपनी आपकी जो और भी जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, उसके अलावा आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं,
तो सभी की वीडियो भी अपलोड की जा रही हैं। साथ के साथ जो ये आपकी स्पेशल क्लास है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट जैसे आपका संविधान, उसके अलावा भूगोल, इतिहास और आपका और भी जो आपके टॉपिक अर्थव्यवस्था, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके भी प्रश्न लगातार कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जीके का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल प्रश्न, आपके सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपके साइंस के भी प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि साइंस से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपकी सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी हो पाए। और ये जब ही संभव होगा जब आप जुड़ेंगे। यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्जाम की मन लगा के तैयारी करें। और आपको बता दें कि आपके लिए हमने स्पेशली टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी खोल दिया है, जिससे आप यानी इस आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ भेज पाएँ। क्योंकि आपको वो भी यदि भेजते रहेंगे तो उससे तैयारी और आपकी मजबूत हो पाएगी। इसलिए आप यानी उन्हें भी आप यानी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपको पीडीएफ और नोट्स भी भेज पाएँ। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच पाए। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है इसकी यानी सबसे पहले यानी प्रश्नों की वीडियो ये आपकी पहुंच पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जैसे आप ये प्रश्न जो देख रहे हैं, यदि आपको इन प्रश्नों कोई भी जैसे डाउट है या आपका प्रश्न जैसे सही से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप यानी कमेंट किया करें, जिससे आपको हम और अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पाएँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आपके साथ 24 घंटे सातों दिन मेहनत करें और आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो। ये जब ही संभव होगा जब आप यानी अपनी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपकी और अच्छी तैयारी आपके एग्जाम की हो पाएगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।